हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और स्टूडेंट आज आपके परम्यूटेशन ग्रुप का लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर जो बच्चों हमारा था वो कम्प्लीटली परम्यूटेशन के ऊपर बेस्ड था कि परम्यूटेशन क्या होता है। हाँ, समझना जरूरी था क्योंकि बच्चों मैं आपको अभी भी यही कह रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट जो इनको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने का मतलब जो 11th में आपने P&C पढ़े यानी जो परम्यूटेशन पढ़ा और अब जो आप परम्यूटेशन पढ़ रहे हो, ये दोनों बच्चों अलग अलग कंसेप्ट है, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। आप ग्रुप के अंदर अलग क्वालिटी और वैसे परम्यूटेशन एक अलग चीज़ होती है। हाँ, काम के आपके लिए दोनों ही रहेंगे, आगे भी काम आएंगे। ठीक है, तो परम्यूटेशन ग्रुप के अंदर हम चर्चा कर रहे थे, उसके अंदर बच्चों हमने ये पढ़ा था कि परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन का मीनिंग एक सेट से उसी के ऊपर परिभाषित यदि कोई फलन हो जो 1 1 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, परम्यूटेशन। कितने बन सकते हैं जिसके अंदर एलिमेंट है, तो फैक्टोरियल बनाने के तरीके और उन बातों में हमने चर्चा है। आज हम चर्चा करेंगे कि परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है। भाई कोई भी ग्रुप है वो परम्यूटेशन, उसके कुछ टाइप जैसे आइडेंटिटी या दो परम्यूटेशन इक्वल कब होंगे वैसा कुछ, या जो एक नया साइक्लिक परम्यूटेशन यानी जो चक्रीय क्रम से क्या होता है वो, या उसकी ऑर्डर लेंथ, उसके ऊपर तो आज हमारी कंप्लीट चर्चा है। तो समझने के लिए परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है उसे समझने के लिए तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझते हैं परम्यूटेशन ग्रुप एक्चुअली में क्या होता है। ओके, तो लेट्स जस्ट इमेजिन कि एक बार जो मेरे पास सेट है 1 2 3, इसके जो परम्यूटेशन होंगे यदि मैं जस्ट इमेजिन को रो से डिवाइड करता हूँ। ओके, तो इसके क्या क्या परम्यूटेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो वैसे तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये फॉर्मूला बताया था कि यदि किसी सेट के अंदर n एलिमेंट होते हैं तो उसके टोटल n परम्यूटेशन ही बनेंगे। इतना तो पता है आपको, इसके n परम्यूटेशन बनेंगे। हाँ, लेकिन कैसे तो बनाते हैं और बाकी की जो प्रोसेस है वो सारी समझते हैं। ठीक है, तो 6 1 2 3 पड़ेगा दो गई, 3 हो गए, 4 5 और ये हो गया। नीचे वालों को चेंज करना, एक को फिक्स कर दो, 2 3 को चेंज कर दो, 2 को फिक्स कर दो, 3 1 को चेंज कर दो, 3 को फिक्स कर दो, 1 2 को चेंज कर दो। चलिए 2 1 ऐसा यहाँ तक क्लियर। ये इसको मैं एक बार P1 मान लेता हूँ, ये P2 मान लेता हूँ, ये P3 मान लेता हूँ, ये P4 मान लेता हूँ, ये P5 मान लेता हूँ, ये P6। इतनी परम्यूटेशन बचती है एक सेट। क्या गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप में चेक करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेम लिखता हूँ जो प्रॉपर्टी में लगा लेते कि वर्ड में जितनी जगह है उसके हिसाब से एक की प्रॉपर्टी एक बार में पूरी एक साथ नहीं लिखेगी आपको, इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। कोई भी दो यदि आप लेते हो, जैसे मान लो आपने P2 P5 ले लिया, मान लो 1 2 3 1 3 2 P5 ले लिया, 1 2 3 3 1। तो मैंने कहा था कि इन दोनों को पहले मैच कर दो एक में, तो 1 2 3 1 3 2 ये तो नहीं है। नीचे यदि मैं 1 2 3 लूँगा तो 1 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 1 हट जाएंगे, तो आ जाएगा 2 3 1 के नीचे 1 3 2 आ जाएगा। इसको अगर मैं सही तरीके से लिखूँगा तो 1 2 3 तो 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 1, 3 के नीचे 3। ये कौन सा है 2 1 3 नीचे जो आपको P4 है, यानी P2 P5 का जो मैंने किया सो वो P4 है। इसका मतलब ये नहीं हो गया क्या कि मैं इसके कोई भी दो एलिमेंट लेकर यदि मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, गुणा करता हूँ, तो जो मेरे पास नया रिजल्ट आ रहा है वो उसी सेट का ही एक एलिमेंट है या नहीं। तो इतने बात दिमाग में बैठी होगी भी जब मैं दो का लेकर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ, तो जो मेरे पास नया रिजल्ट आ रहा है वो उसी सेट का ही एक एलिमेंट है। और यदि उसी सेट का एलिमेंट हो तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है आपकी श्यामता वो उससे लागू हो जाती है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। आगे फिर देखिए सविता समझ आ रही है। इसके बाद बच्चों बारी आती है सहचर्यता। सहचर्यता क्या होती है?
अब यदि हम उसके ऊपर चर्चा करें तो देखिए, तो मैं लेता हूँ P1 P2 P3, पहले इनको लेता हूँ, तो मैं P2 P5 लेता हूँ, ठीक है। लेने का मैं रीजन बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने P2 P5 को अभी सॉल्व किया था, है ना। P2 P5 को मैंने अभी सॉल्व किया था या नहीं किया था, तो P2 P5 को जो मैंने सॉल्व किया तो P4 आया था, P4 आया था, ठीक है। तो मैं सिर्फ P1 P4 को सॉल्व करता हूँ, ओके। तो P1 तो है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, P4 क्या है, उसके नीचे है 2 1 3, ये तो 1 2 3 ऐसे लेके नीचे 1 2 3, नीचे 1 2 3 को ऊपर 1 के ऊपर 1, 2 के ऊपर 1, 3 के ऊपर 3, ये सेम इनको हटा दो तो 2 1 3 के नीचे आएगा 1 2 3। अगर ऊपर मैं 1 2 3 करता हूँ तो 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 1, 3 के नीचे 3, कुछ ऐसे है। तो रिजल्ट क्या है बच्चों, 2 1 3 4 ही है, क्लियर है या कोई डाउट है? वही रिजल्ट आया होगा, गलत तो नहीं है, ओके। अब जो बात आती है, पहले P1 P2 को करना मुझे, तो P1 P2 जो होगा, तो P1 लिखता हूँ 1 2 3, कुछ ऐसा 1 2 3 1 2 3, ये नीचे 1 2 3 करूँगा 1 3 2 हो जाएगा, सेम पेज किया तो ऊपर है 1 3 2, नीचे 1 2 3, ऊपर यदि 1 2 3 हो तो 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 3, 1 3 2, ये तो P2 ही आया। अब बच्चों तो आप P2 को सॉरी P5 के साथ मल्टीप्लाई जो दिखेगा P4 यहाँ पर कर चुके हैं, तो दोनों बार जो आपका रिजल्ट है वो एक जैसा है या नहीं है, दोनों बार जो आपका रिजल्ट है बच्चों हो गया एक जैसा है। एक जैसा होने का मतलब मैं ये नहीं बोल सकता क्या ये साचर्यता का पालन करता है, इसका मतलब दो प्रॉपर्टीज तो लागू हो गई, सैम्यता और साचर्यता। इसके बाद जो हमें ये प्रूव करना होता है, मेरे उसके क्या प्रूव करते हैं, तत्सम, तो तत्सम प्रूव करने में जरूरत ही नहीं है। ये देखो ये क्या है, तो इसका मतलब जो P1 है वो तत्सम है। और वैसे बच्चों तत्सम की डेफिनेशन क्या है, तत्समाप्त क्रमचय की डेफिनेशन क्या है कि यदि एलिमेंट की इमेज वही हो जो वो एलिमेंट है, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन यानी तत्समाप्त क्रमचय। जैसे 1 की इमेज 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, इसका मतलब ये क्या है आपका तत्समाप्त क्रमचय। तत्समाप्त क्रमचय समझ आ गया होगा या कोई डाउट है? एलिमेंट की इमेज वही होनी चाहिए जो एलिमेंट है, अलग नहीं होनी चाहिए, क्लियर हो गया, तत्समाप्त आ गया। अब बच्चों बारी आती है कि प्रतिलोम। प्रतिलोम क्या होता है कि यदि कोई ऐसा एलिमेंट या इन्वर्स उल्टा कर दो, इन्वर्स का मतलब क्या कर दो, उल्टा। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, देखिए प्रतिलोम और प्रतिलोम समझाती है वही है ना, तत्सम में इसी क्वेश्चन इसी पार्ट के अंदर याद है साचर्यता के अंदर आपका यदि P1 है तो सॉरी P1 तो तत्सम का इसका इन्वर्स भी नहीं होगा, ये नहीं लगते हैं, और कुछ लेते हैं P3 ले लेते हैं, ये नहीं होगा 1 2 3 3 1, तो P3 इन्वर्स क्या होगा, इमेज चेंज कर दो इवेंट के साथ, तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे 1 2 3 अगर मैं ऊपर लेता हूँ तो उल्टा कर दो, तो 3 के नीचे 1 था तो 1 के नीचे 3 हो जाएगा, तो 1 के नीचे था तो 2 के नीचे 1 आएगा, और यहाँ पे 2 के नीचे 3 था तो 3 के नीचे क्या जाएगा, तो मैंने उल्टा कर दी, या उल्टा सीधा दिमाग में नहीं आ रहा है तो चलिए काम करता हूँ, मैं इसको पहले सीधा ही उल्टा करता हूँ, P3 इन्वर्स का मतलब इसको सीधा हो गया, ऊपर 2 3 1 नीचे 1 2 3, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसको मतलब ऐसे क्या लिख सकते हैं 1 2 3 2 3 पहले फिर 1 2 ऐसे, और ये देखो क्या है आपका 3 1 2 ये है, तो इसका जो इन्वर्स है वो P5 के इक्वल है। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि P5 इसी का ही जो इन्वर्स है, प्रूफ कैसे करें, काम करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 2 3 का, सॉरी 2 3 1 2 3 3 1 2, तो ऊपर 1 2 3 नीचे 2 3 1 है, नीचे मैं 1
तो अब बताओ बच्चों, इन्वर्स एलिमेंट निकालना भी समझ आया या नहीं आया? क्लियर है? वैसे देखो रूल तो ये कहता है कि भाई ऐसा का मल्टीप्लाई करना जिससे उसका इन्वर्स आ जाए, सॉरी तत्सम आ जाए। यानी किसी एक में आप दूसरे का मल्टीप्लाई करते हो, उसका तत्सम आ जाए, तब हम इन्वर्स कहते हैं। लेकिन मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा थोड़ी ना होगी आप किसी का निकालने के लिए बाकी जो इसके अलावा 5 बच्चे उन सभी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर देखोगे कि किसके साथ है, टाइम ज़्यादा नहीं लग जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, उल्टा कर दो, क्या कर दो, रिवर्स कर दो। जो वैसे भी इन्वर्स फंक्शन की आप डेफिनेशन नहीं जानते हो कि यदि एफ एक्स टू वाई होता है तो एफ इन्वर्स क्या होगा, वाई टू एक्स हो जाएगा। यानी जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा, जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगा। बस सिंपल सी तो प्रोसेस है। फिलहाल ये डोमेन है, ये रेंज है। क्लियर हो गया? तो ये था बच्चों आपका परम्यूटेशन ग्रुप। में तो आप चेक कर लेना कि आप जानते हो कि दो जैसे P1 P2 यदि P2 P1 इक्वल होते हैं तो आप बोलते हो कि वो क्रम विनिमय है यानी कम्यूटेटिव है। यदि नहीं इक्वल होता है तो आप कहते हो वो कम्यूटेटिव नहीं है। तो इतना पता चल गया होगा कि जो परम्यूटेशन है वो संवृत्ता, साचर्यता, तत्सम, प्रतिलोम 4 को फॉलो करता है। 4 को फॉलो करने की वजह से हम इसे क्या कह सकते हैं, परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक है? हाँ, कम्यूटेटिव आप देख लो, अब ये होता ही नहीं होता। क्लियर? इसलिए अब एक छोटा सा टॉपिक हो है, हमसे जो परम्यूटेशन ग्रुप है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे बनते हैं। आगे बनने का मतलब जो गवर्नमेंट के हिसाब से होते हैं ना पेपर, जैसे सेकेंड ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर हो गया, इसी क्वेश्चन आएंगे शायद 2015 का या सेट 13 का। देखो तो इसके ऊपर डिपेंडेबल क्वेश्चन आए हुए, तो आगे यदि क्वेश्चन तैयारी करता है तो उसके लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि उसका एक टॉपिक है ये। और सिंपल क्वेश्चन जैसे मैं बताता हूँ उससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दूँगा, लेकिन जब टॉपिक आएगा तब बताऊँ। ठीक है? अब साइक्लिक परम्यूटेशन क्या होता है? जिसे आप क्या कहते हो, चक्रीय क्रमचक्र। चक्कर घूमना। यदि बच्चों के पास हो A B C D E F G, यदि मैं A से B पे आऊँ, यदि ऐसे समझ आई, यानी A की इमेज B हो, B की इमेज C हो, C की D हो, D की E हो, E की F हो, F की G हो, G की E हो, फिर ये ऐसे सर्कल बन जाए। साइकिल का नहीं चक्कर का, यानी जो पोजीशन है वो वापस रिपीट होती रहे एक सर्कल। तो बस ये प्रोसेस है, जैसे 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है और 4 की इमेज 1 है। तो ये चक्कर नहीं बन जाते कि अब 1 से 2 पे आए, 2 से फिर 3 पे आए, 3 से 4 पे आए, 4 से 1 पे आए, वापस उसी जगह आए, अब वापस 1 से आगे बढ़ोगे। तो इसे सिग्मा से डिनोट किया जाता है, इसको फिर कुछ ऐसा लिखा जाता है। ये और क्या, ये साइक्लिक परम्यूटेशन है। तो यदि आपको ऐसे फॉर्मेट में आपको कोई लिखा हुआ दिखाई दे तो ये क्या होगा, आपका साइक्लिक परम्यूटेशन, यानी एक सर्कल के जैसा कुछ घूमता हुआ बार बार वहीं आते रहो, आगे नए एलिमेंट में जा नहीं सकते। कोई ए से बी पे आए, बी से सी पे आए, सी से डी पे, डी से फिर ए पे आ गए, यानी 1 से 2 पे आए, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, 4 से फिर 1 पे आ गए। अब 1 से स्टार्ट करो तो 1 से 2। अगर ये एक सर्कल जैसा कुछ बनता रहे, बार बार रिपीट होता रहे, तो कुछ सर्कल जैसा नहीं हो जाएगा। तो इसे ही आप क्या कहते हो, साइक्लिक परम्यूटेशन ही चक्रीय क्रमचय कहते हो। और बस इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है? फिर बात आती है इसकी लेंथ की। लेंथ का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 4। उसके बाद आती है बात ऑर्डर की। ऑर्डर का मतलब बच्चों ये हो गया कि जहाँ से चलना स्टार्ट करो वापस वहाँ पे कब आते हो, कितने बार, 1, फिर यहाँ से 2, 3, 4, यानी सिग्मा की पावर 4 करके जब 1 से आप चलोगे तो वापस आपके पास क्या आ जाएगा, 1, यानी 4 बार चले तो आपके पास वापस आ गया। 2 से चलना स्टार्ट करो, 1 बार चले 3 आया, दूसरी बार चले 4 आया,
फिर चले एक आया, फिर चले दो आया, यानी चौथी बार जब आप चलोगे तो वापस भी आ जाएगा। तो ये इसका क्या होता है, ऑर्डर यानी क्वांटिटी, जिसे आप कहते हो चेंज। सिंपल सी बातें हैं। क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, लेंथ है, वापस जहाँ से चले वहाँ पे कितने परम्यूटेशन डिफरेंट बाद आए, 4, तो वो हो गया ऑर्डर। और यहाँ से एक चीज जो क्लियर हो जाता है, लेंथ इक्वल टू ऑर्डर, लेंथ इक्वल टू ऑर्डर। तो यदि कोई क्वेश्चन समझ लेंथ देकर ऑर्डर पूछ ले, सोचने की बात नहीं है, जो लेंथ है वही ऑर्डर होगी, जो ऑर्डर है वही लेंथ होगी। तो बताइए बच्चों, इतनी बात समझ आई या नहीं आई? परम्यूटेशन ग्रुप बना कैसे, सारी बातें कई बार पूछ ली जाती है, तत्समक क्या होता है, सचरियता कैसे, वो सब बातें आपको आनी चाहिए, क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम से आएगी। और उसके बाद साइक्लिक परम्यूटेशन क्या होता है, अगर राउंडेड चलता रहे, वापस वहीं आ जाओ जहाँ से चले, तो चक्कर हो गए, घूम कर अगर आप चलोगे, घूमोगे एक ही जगह पे, तो वापस वही पोजीशन बार बार आते रहेंगे, नहीं आती रहेंगे। साइक्लिक हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, लेंथ होगी, और जितने क्रम बाद आप वापस उसी पर आए तो वो उसका ऑर्डर होगा। क्लियर है? अब जो बाकी जाने फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।